एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडुडेट टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के सेट 7 को। एज ऑलवेज हमारे पास सेट 7 में भी 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और इससे पहले हम 6 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स 60 क्वेश्चंस, और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इनकेस आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। बट अभी हम लोग चलते हैं अपने सेट 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फिश FISH इज रिटन एज EHRG in a certain code, then how would jungle JUNGLE be written in that code? टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हमने पहले यहाँ पे फिश को लिखा, उसके कोडिंग फॉर्म को लिखा और उसके बाद हमने उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो जब हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि इसमें जो फिश के पोजीशंस होते हैं, उनके जो लेटर्स के पोजीशंस होते हैं तो उनमें एक एक डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे F में एक डिक्रीमेंट हुआ तो वो बन गया E, I में एक डिक्रीमेंट हुआ तो वो बना H, S में डिक्रीमेंट हुआ तो वो बना R और H में डिक्रीमेंट हुआ तो वो बना G। तो यहाँ से हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया और अब हम यही पैटर्न को यूज करके जंगल की कोडिंग करेंगे। तो जंगल का हमने स्पेलिंग लिखा है JUNGLE और अब हम एक एक करके सारे लेटर्स को डिक्रीमेंट करेंगे एक एक पोजीशन। तो जंगल में जब हमने के लेटर्स में जब हमने एक एक डिक्रीमेंट किया तो J बना I, U बना T, N बना M, G बना F, L बना K और E बना D। तो हमारा जंगल का फाइनल कोडिंग बना हमारा ITM FKD। तो हमारा फाइनल आंसर बनता है ITM FKD। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ गार्डन इज कोडेड एज 325764 एंड वाटर इज कोडेड एज 92165, देन हाउ कैन वी कोड द वर्ड वार्डन WARDEN इन द सेम वे। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें तो सिंपल हमें पता है कि हमें जस्ट जो भी वर्ड्स है उनके कोडिंग नंबर्स है उनको लिखना है, फिर फाइंड आउट करना है कि वार्डन के कितने लेटर्स इन दोनों में अवेलेबल है। तो गार्डन हमने लिखा, वाटर हमने लिखा, अब हम देखते हैं वार्डन को। तो W की वैल्यू है 9, A की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 5, D की वैल्यू है 7, E की वैल्यू है 6 और N की वैल्यू है 4। तो हमारा वार्डन को जब हम कोड करके लिखेंगे तो उसकी आंसर या वैल्यू आएगी 925764। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेज इज रिटन एज SUZOTIRAMO। Recession affects economy is written as CHIMONIC. Global economy going down is written as FANICTIYE. Kicked rates down growth is written as PHIYEKOODA. And critical rates is written as SUPHI. What does FA stand for? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम इससे पहले भी देख चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हमारे प्रीवियस 2 सेट्स में, लेकिन उसमें हमें जब बेसिकली फाइंड आउट करना था पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वैल्यू या फिर तो 3 कोड्स थे उनकी वैल्यू। तो लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली एक वर्ड है FA जिसका मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक जगह पर लिख लेते हैं जो भी स्टेटमेंट्स और उनकी कोडिंग वैल्यूज क्या है। जब हमने कोडिंग वैल्यूज और स्टेटमेंट्स को लिखा तो हमें पता चला जो हमें फाइंड आउट करना है FA वो जस्ट एक ही बार आया है। जैसे अगर आप देखो SUT यहाँ पे भी FA रिपीट नहीं हुआ, ना सेकंड वाले में रिपीट हुआ, थर्ड वाले में FA आया, उसके बाद FA कहीं रिपीट नहीं हुआ है। तो हमें अब बेसिकली यहाँ पे थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उस पर फोकस करना है। तो थर्ड स्टेटमेंट के फर्स्ट वर्ड को अगर हम देखें तो ग्लोबल, थर्ड स्टेटमेंट पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में अगर कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो कि वो भी रिपीट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि FA की वैल्यू वही होगी। अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू कुछ और होगी।
तो अगर हम फर्स्ट वर्ड देखें तो वो है ग्लोबल। तो ग्लोबल हमारा यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ग्लोबल की कोई और वैल्यू है। फिर हमारा आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारा सेकंड स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें इकोनॉमी की कोई वैल्यू मिलेगी। फिर हमारा है गोइंग और डाउन। तो डाउन अगर हम देखें तो डाउन भी हमारा रिपीट हो रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में अगर हम कोई कंपैरिजन करें तब जाके हमें डाउन की भी कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि गोइंग कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। आप पांचों स्टेटमेंट्स चेक कर लो, आपको पता चलेगा कि गोइंग कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। सेम वे में एफ ए भी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एफ ए की वैल्यू होगी हमारी गोइंग, यानी कि हमारा फाइनल आंसर बना कि एफ ए स्टैंड्स फॉर गोइंग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने छोटा सा हल्का सा दिमाग लगा के सॉल्व किया है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को फाइंड आउट किया, लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में एक वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था। इसी के लिए हमने जस्ट एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ द लेटर्स इन PRABA are coded as 27595 and Tilak THILAK are coded as 368451, then how can Bharti be coded? इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट हम जानते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो प्रभा हमने लिखा, फिर हमने तिलक लिखा। अब हम भारती को देखेंगे कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्रभा से, यानी कि बी की वैल्यू हुई 9। एच हमें तिलक से मिल गया, एच की वैल्यू हुई हमारी 6। ए हमें फिर तिलक और प्रभा दोनों से फाइंड आउट हो गया कि ए की वैल्यू हुई हमारी 5। आर हमें फिर से प्रभा से मिला, जो कि आर की वैल्यू है 7। अब ए हमें तिलक और प्रभा दोनों से मिला 5। टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 3 और आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 8, यानी कि हमारी भारतीय वर्ड की फाइनल कोडिंग आंसर हुआ कोड करने के बाद 965753 ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ D is equals to 4, BAT is equals to 7, then what is the value of ANT? तो हमें D की वैल्यू इसमें दी गई है 4 क्वेश्चन में, BAT की वैल्यू हमें पता है 7, तो हमें ANT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें D की वैल्यू दी गई है 4, और अगर आप बेसिकली अगर ABCD भी देखें तो ABCD को भी फॉर्म को अगर फॉलो करते हैं तो D की वैल्यू हमें 4 ही आती है। दैट मीन्स कि ABCD में भी 1 2 3 4 इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोजीशंस के नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें बैड में, तो बैड फिर B की वैल्यू हुई 2, A की वैल्यू हुई 1 और D की वैल्यू हमें पता है 4। तो इनका जब हमने सम किया यानी कि 2 + 1 + 4 तो हमें आंसर मिला 7। सेम वे में जब हम एंड को फिर देखेंगे, दैट मीन्स कि एंड के भी जो लेटर्स होंगे उनकी भी पोजीशनिंग इसी तरीके से होगी। तो जब हम एंड में देखेंगे तो A की वैल्यू होगी हमारी 1, N की वैल्यू होगी हमारी 14। अब हमारा चार्ट देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। और T की वैल्यू हुई हमारी 20। तो जब हमने इन दोनों का तीनों का सम किया यानी कि 1 + 14 + 20 किया तो हमें आंसर मिला 35। तो हमारी फाइनल वैल्यू बनी एंड की 35। सेम वे में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ Z is equals to 26, net is equals to 39, then the value of nut will be। तो Z की वैल्यू है 26। तो अगर हम सेम पैटर्न ABCD वाला फॉलो करें तो उस तरीके से भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एक बढ़ता है तो Z की वैल्यू आएगी 26। दैट मीन्स कि लेटर्स के पोजिशंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम NET की वैल्यू देखें तो N की वैल्यू होगी 14, E की वैल्यू होगी 5 और T की वैल्यू होगी 20। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो सम हमें करके मिलेगा, यानी कि 14 + 5 + 20 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 39, जो कि है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट की वैल्यू। तो इस बेसिस पे अगर हम फिर नट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो नट में N की वैल्यू होगी 14, U की वैल्यू होगी 21, T की वैल्यू होगी 20। तो जब हम इन तीनों का सम करेंगे यानी कि 14 + 21 + 20 तो हमें आंसर मिलेगा 55। तो हमारा फाइनल आंसर नट यानी हमारा फाइनल वैल्यू नट का हुआ 55।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16, देन हाउ विल यू कोड वुमन, WOMAN। फॉर्मेट है वर्क का, यही सेम डैश वाला फॉर्मेट भी वुमेन के लिए अप्लाई होगा, लेकिन अब हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पैटर्न देखें, ऑब्जर्व करना चाहें, तो बेसिकली हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में अगर हम W की पोजीशन देखें तो वो है 23, लेकिन उसको लिखा गया है 4। लेकिन अगर हम 26 में से W की पोजीशन 23 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 3। लेकिन अगर हम 27 में से W की पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। सेम वे में अगर हम 26 में से O की पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, विच इज O की पोजीशन है 15, तो हमें मिलेगा 11। लेकिन अगर हम 27 में से करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। सेम वे में R की पोजीशन होती है 18, लेकिन अगर हम उसको 26 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7। अगर सेम वे में अगर हम R की वैल्यू देखें तो R की वैल्यू होती है 18, और अगर हम 26 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8। लेकिन अगर हम 27 में से करेंगे तो हमें मिलेगा 9। सेम वही प्रोसीजर चलेगा एक K के साथ भी। K की वैल्यू होती है 11, और अगर 26 में से 11 को हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा 15। लेकिन अगर हम 27 में से करें तो हमें मिलेगा 16। अगर ये वाला पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सा ये पैटर्न समझ सकते हो कि 26 में से पोजीशन वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके 1 ऐड किया जा रहा है। जैसे 26 में से 23 को सब्सट्रैक्ट किया, जिसे मिला हमें 3, और 3 + 1 = 4। सेम वे में यही चीज ORK के साथ भी हुई है। तो इस तरीके से हम यही पैटर्न अगर हम वुमन पे अप्लाई करेंगे तो हमें वुमन का भी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो वुमन में W और O दोनों की वैल्यू हमें पता है 4 और 12 वर्क के अकॉर्डिंग। अब हमें बस MA और N की फाइंड करनी है। तो M में अगर देखें तो M की पोजीशन वैल्यू होती है 13। तो 26 में से अगर हम 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 13, और उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 14। फिर A की वैल्यू होती है 1, तो 26 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 25, और +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 26। सेम वे में N का भी आंसर आया है 13। जैसे N की वैल्यू होती है 14, 26 में से हमने 14 को सब्सट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया तो हमें मिला 13। तो हमारा फाइनल वुमन का कोडिंग बना 4-12-, तो हमारा फाइनल वुमन का कोडिंग बना 4-12-14-26-13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ ग्लेर GLARE is coded as 67810 and monsoon MONSOON is coded as 2395339, then how can ransom RANSOM be coded? तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ग्लेयर और उसकी कोडिंग लिखी, मॉनसून और उसकी कोडिंग लिखी, और अब हम देखेंगे रैंसम को। तो रैंसम में R की वैल्यू हुई हमारी 1, A की वैल्यू हुई 8, N की वैल्यू हुई हमारी 9, S की वैल्यू हुई हमारी 5, O की वैल्यू हुई हमारी 3, और M की वैल्यू हुई हमारी 2। तो हमारा फाइनल रैंसम का वैल्यू निकल के आया 189532। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ मैथमेटिक्स MATHEMATICS is coded as 1234 123 687, then how Mahatma MAHATHMA will be coded? तो अगर हम मैथमेटिक्स को ध्यान से देखें तो और महात्मा को ध्यान से देखें तो महात्मा के अंदर जो भी वर्ड्स लेटर्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे लेटर्स आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे। तो हमें जस्ट मैथमेटिक्स को यूज करके महात्मा को कोड करना है। जैसे कि M का वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिला, A2 H4 A2 T3 H4 M1 A2। तो हमारा फाइनल महात्मा का वो कोड हुआ 1242341 2। तरफ हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ
pen is table, table is fan, fan is chair and chair is roof. On which of the following will a person sit? तो क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से किसमें कोई एक आदमी बैठ सकता है, तो बैठ तो बेसिकली वो चेयर पे सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर चेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पेन को कहा गया है टेबल, टेबल को कहा गया है फैन, फैन को कहा गया है चेयर और चेयर को कहा गया है रूफ। और हम कोई भी पर्सन किस पे बैठ सकता है, पेन पे तो बैठेगा नहीं, ना ही टेबल पे बैठता है एथिकली, तो टेबल पे भी हम नहीं बैठ सकते हैं, और फैन पे तो ऑब्वियसली हम नहीं बैठते हैं, तो बचा क्या, चेयर। तो हम चेयर पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे चेयर को कहा गया है रूफ, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आज हमने सेट 7 के सारे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसमें कुछ पुराने टाइप्स के क्वेश्चन भी थे और नए टाइप के क्वेश्चंस भी थे, जिसकी प्रैक्टिस हमारी हुई है। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टाइप के क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन का यूज करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।